10वीं कक्षा की विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं बबीता पीजीटी फिजिक्स गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोहासिडा से। आज की ऑनलाइन क्लास में हम अम्ल, अक्षार एवं लवण भाग 3 के बारे में पढ़ेंगे। आज की ऑनलाइन क्लास में हम सीखेंगे लवण के बारे में, बेकिंग सोडा के बारे में, धावन सोडा के बारे में, विरंजक चूर्ण के बारे में, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। गांधी जी की दांडी मार्च यात्रा के बारे में तो आप सबने ही सुना होगा। यह नमक कानून के विरोध में थी। उस समय देश पर अंग्रेजों का राज था। भारतीयों को नमक इकट्ठा करने और उसे बेचने की पाबंदी थी, क्योंकि समुद्री जल से, जैसा आपको पता है, हमें बहुत सारे खनिज लवण प्राप्त होते हैं। उन्हीं से हम साधारण नमक को प्राप्त करते हैं। जैसा कि आपको पता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करवाने पर हमें क्या प्राप्त होता है, क्योंकि हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करवाने पर हमें सोडियम क्लोराइड और जल मिलता है। सोडियम क्लोराइड एक प्रकार का लवण है। यह सामान्यतः घरों में पाया जाता है। इसका उपयोग खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए ही नहीं, बल्कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा को बनाने में भी किया जाता है। यह एक उदासीन लवण है और इसका पीएच मान 7 होता है, जैसा कि आप यहाँ पर पीएच पत्र पर देख रहे हैं। इसका उपयोग हम कई जगह कर सकते हैं, जैसे ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में, वॉशिंग सोडा बनाने में, बेकिंग सोडा बनाने में। क्या लवण भी अम्लीय, क्षारीय और उदासीन होते हैं? जी हाँ। प्रबल अम्ल को जब हम प्रबल अक्षार के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो उदासीन लवण, प्रबल अम्ल की जब हम दुर्बल अक्षार के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो अम्लीय लवण, दुर्बल अम्ल की जब हम प्रबल अक्षार के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो अक्षारीय लवण प्राप्त होता है। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार हम सोडियम क्लोराइड को कच्चे माल की तरह उपयोग करते हैं जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का उत्पन्न करवाते हैं। जब हम सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा गुजारते हैं, सोडियम क्लोराइड साधारण नमक, उसका जलीय विलयन, उसे हम क्या कहते हैं? ब्राइन कहते हैं। जब हम इसके जलीय विलयन से विद्युत धारा गुजारते हैं तो हमें क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस और कुछ अक्षार मिलते हैं। तो हम इसे रासायनिक समीकरण के तौर पर इस प्रकार से लिख सकते हैं: सोडियम क्लोराइड प्लस जल, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन जिसे हम अक्षार कहते हैं, प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लोरीन गैस एनोड पर जमा होती है और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर जमा होती है। हाइड्रोजन गैस के अलावा हमें क्लोरीन गैस और कुछ अक्षार बनते हुए दिखाई देते हैं, इसीलिए हम इसे क्लोर अक्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। इस अभिक्रिया में उत्पन्न होने वाले तीनों प्रोडक्ट्स, जो भी उत्पाद है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस, इन तीनों की हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगिता है। आइए पढ़ते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम सिंथेटिक फाइबर बनाने, कागज उद्योग, साबुन अपमार्जक बनाने के लिए, मैल साफ करने के लिए और धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए करते हैं। हाइड्रोजन गैस को हम फ्यूल की तरह यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स और नकली मक्खन बनाने में प्रयोग करते हैं। क्लोरीन को हम स्विमिंग पूल का पानी साफ करने के लिए, पीवीसी पाइप बनाने के लिए, पेस्टिसाइड्स के तौर पर और क्लीनर के रूप में उपयोग करते हैं। क्लोरीन से हम विरंजक चूर्ण भी बना सकते हैं। विरंजक चूर्ण, जैसा कि आप देख रहे हैं पीएच पत्र पर, इसका रंग अक्षारक की तरह आता है, तो यह एक अक्षारकीय लवण है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब हम क्लोरीन गैस गुजारते हैं तो हमें विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है और साथ में हमें जल भी मिलता है। इसका उपयोग हम वस्त्र उद्योग, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, कागज उद्योग में और पीने के पानी को साफ करने में भी कर सकते हैं। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा एक प्रकार का लवण है। जब हम ब्राइन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारते हैं और साथ में अमोनिया की अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें अमोनियम क्लोराइड और बेकिंग सोडा प्राप्त होता है, जैसा कि आप अभी इस
परीक्षण में देखेंगे। यह एक प्रकार का अक्षारकीय लवण है। जब हम पीएच पत्र के साथ इसका संपर्क करवाते हैं तो यह नीले रंग का हो जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, जैसा कि हम पीछे पढ़ चुके हैं, यह एक प्रकार का लवण है। और यह ब्राइन तो आपको पता ही होगा, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया की अभिक्रिया करवाने से प्राप्त होता है। देख सकते हैं आप यहाँ पर, यह एक प्रकार का अक्षारकीय लवण है। इसका नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है और इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 है। जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो निम्न अभिक्रिया होती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जल और सोडियम कार्बोनेट बनता है। इसमें उत्पन्न होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम ब्रेड और केक में खमीर उठाने के लिए करते हैं। इससे ब्रेड और केक स्पंजी और सॉफ्ट हो जाती हैं। यहाँ पर जो हमें सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है वह शुष्क यानी एनहाइड्रस लवण है। इसमें जल की मात्रा नहीं होती। तो इससे हम वॉशिंग सोडा को कैसे प्राप्त करते हैं? बेकिंग सोडा को हम ड्रेन क्लीनर के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं, अग्निशामक के तौर पर और एंटासिड के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जब हम बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तो हमें सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। इससे इसके साथ हमें जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मिलती है। जैसा कि हम पिछली स्लाइड्स में पढ़ चुके हैं, सोडियम कार्बोनेट एक प्रकार का शुष्क लवण है। इससे हम वॉशिंग सोडा को कैसे प्राप्त करते हैं? इसके पुनः क्रिस्टलीकरण यानी इसमें जल की मात्रा मिलाकर 10 जल के अणु मिलाकर इसमें हम इसे धावन सोडा बना सकते हैं। धावन सोडा का सूत्र है Na2CO3 × 10H2O, 10 जल के अणु। आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 10 ही क्यों है, तो इसका निवारण हम आगे थोड़ी देर में करेंगे। तो चलिए देखते हैं। धोने के सोडे को हम कागज उद्योग में, कांच उद्योग में, साबुन अपमार्जक बनाने के लिए, क्लींजर के तौर पर और जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी कर सकते हैं। अब आता है क्रिस्टलन का जल। क्या होता है क्रिस्टलन का जल? क्या सभी यौगिक, क्या सभी लवण जो हमें सूखे दिखाई देते हैं वो वास्तव में सूखे होते हैं या उसमें जल की मात्रा भी उपस्थित होती है? जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यह कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल हैं। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल आमतौर पर नीले होते हैं। इसका फॉर्मूला है CuSO4 × 5H2O। जब हम इसको गर्म करते हैं तो इसमें से जल की मात्रा वाष्पित होकर निकल जाती है और इसका रंग, जैसा कि आप परख नली में देख रहे हैं, सफेद रंग के हो जाते हैं, यानी इसमें जल की मात्रा पहले ही उपस्थित थी। तो लवण की एक सूत्र इकाई में मौजूद जल के अणुओं की निश्चित संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जब हम इसमें, अगर हम इसमें दोबारा जल मिलाएंगे तो क्या होगा? क्या यह अपना रंग वापस ले लेगी? जी हाँ। जब हम कॉपर सल्फेट, जिसमें से हम पानी को वाष्पित कर चुके हैं, जल मिलाते हैं तो ये दोबारा गहरे नीले रंग का हो जाता है। तो हमारे पास कॉपर सल्फेट के पास 5 अणु जल के हैं। इसे इसका क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जब मैंने आपको कहा था कि Na2CO3 में 10 जल के अणु हैं, तो इसमें क्रिस्टलाइजेशन के कितने अणु हैं? 10 अणु हैं। यानी लवण की एक सूत्र इकाई में मौजूद जल के अणुओं की निश्चित संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। वॉशिंग सोडा में 10, कॉपर सल्फेट में 5 क्रिस्टलन के जल हैं। जब किसी को गहरी चोट लगती है तो डॉक्टर कुछ ऐसा लगाते हैं। क्या है और क्यों लगाया जाता है? क्या बता सकते हैं क्या है? देखा तो आप सबने होगा। इसे हम क्या बोलते हैं? प्लास्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लास्टर। की हाथ पे प्लास्टर लगाया, हड्डी टूट गई। आमतौर पर जब लगाया जाता है, जब हमारी हड्डी टूट जाती है, उस हड्डी को स्थिर करने के लिए लगाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस हमें जिप्सम से मिलता है। जिप्सम को गर्म करके
373 केल्विन पे। अब सबसे पहले एक बार मैं यहाँ पर रुकूंगी। केल्विन और डिग्री सेल्सियस में क्या रिलेशनशिप है? जब हम डिग्री सेल्सियस में 273.15 को जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है केल्विन में तापमान। अब यहाँ पर हमारे पास 373 केल्विन दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर जो डिग्री सेल्सियस है वो 100 है। आमतौर पर हम 0.15 को छोड़ देते हैं, तो हम सीधा सीधा जोड़ कर लेते हैं। तो अब हमारे पास आ गया 373, यानी 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस पर जब हम जिप्सम को गर्म करते हैं तो उसमें से जल की मात्रा निकल जाती है और वह कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट उत्पन्न करता है और जल के अणुओं को बाहर निकाल देता है। इसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसका दूसरा नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसका सूत्र है CaSO4 × ½ H2O। अब आप सोचेंगे ये क्या है भाई, जल के अणु को क्या काटा गया है? नहीं, कैल्शियम सल्फेट की 2 फॉर्मूला यूनिट मिलकर एक जल के अणु को क्या करते हैं? साझा करते हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या है? ये हाफ आया है। अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में दोबारा जल की मात्रा मिला देते हैं तो वो क्या बन जाता है? जिप्सम। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनने की भी एक कहानी है। क्या आपको पता है इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों है? इसका सीधा सीधा संबंध पेरिस से तो नहीं है, तो चलिए पता करते हैं। लगभग 9000 वर्ष पहले यह बनाया गया था, जिसे जिप्सम को गर्म करके बनाया जाता है। सबसे पहले इसको 9000 वर्ष पहले बनाया गया था, पर पहले इसे कोई यूज नहीं करता था। सिर्फ रोमन और इजिप्ट, जो हमारी पुरानी सभ्यताएं थी, और फ्रांस सिविलाइजेशन ही यूज करती थी। 17वीं शताब्दी तक तो इसका कोई ज्यादा यूज था ही नहीं, पर 1666 में लंदन में एक आग लगी, भयानक आग लगी थी। उस आग की वजह से लंदन का ऑलमोस्ट हिस्सा जल गया था, जिसकी वजह से यूरोप आग के खतरों के प्रति क्या हो गया था? सचेत हो गया। फिर जो फ्रांस का राजा था, उसने कहा कि उसके राज्य में जितने भी घरों में लकड़ी के दरवाजे हैं सबको किससे ढक दिया जाए? प्लास्टर से ढक दिया जाए। उसके आदेश की पालना के लिए फ्रांस के आसपास यानी पेरिस के आसपास जिप्सम का खनन शुरू हो गया और जिप्सम से बहुत बड़ी मात्रा में क्या बनाया गया? प्लास्टर बनाया गया। 17वीं शताब्दी की लास्ट तक इसका ज़्यादा उपयोग नहीं था, लेकिन 18वीं शताब्दी में पेरिस इसके उत्पादन का बहुत बड़ा केंद्र बन गया था, इसीलिए इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस पड़ा। पर आजकल तो इसको लगभग पूरी दुनिया में यूज़ किया जाता है, खिलौने बनाने के लिए, देखो इस टाइप के डिज़ाइन बनाने के लिए, छतों पर बनाने के लिए, फॉल सीलिंग में भी यूज़ किया जाता है, निर्माण कला में भी यूज़ किया जाता है, चिकित्सा में भी यूज़ किया जाता है, मूर्ति कला में भी यूज़ किया जाता है, और कला के बहुत सारे केंद्र हैं जहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है। तो आपको इसके नाम के पीछे की कहानी समझ में आ गई होगी। तो आइए अब हम देखते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाने पर सोडियम क्लोराइड और जल मिलता है। ब्राइन की कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ अभिक्रिया करवाने पर अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट मिलता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से क्लोरीन गैस गुजारने पर हमें विरंजक चूर्ण एवं जल मिलता है। जिप्सम को 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने से कैल्शियम सल्फेट और जल की मात्रा बाहर निकल जाती है और साथ में हमें क्या मिलता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में दोबारा जल की मात्रा मिला देते हैं तो वो क्या बन जाता है? जिप्सम बन जाता है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके आधार पर आपके लिए कुछ गृह कार्य है। एनसीईआरटी क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 पेज नंबर 36 और क्लास के आधार पर आपको कुछ प्रश्न स्वयं हल करने होंगे, जैसे प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3। थैंक यू।